1921 सही है। आपको 1921 में इसका आपको स्थापना किया गया। भले स्थापना तो जरूर 1921 में हुआ, लेकिन किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा? सही है। आपको स्थापना कहेंगे तो 1921 में, लेकिन किस एक्ट के द्वारा? तो 1919। इसीलिए लोक लेखा समिति का एक और नाम से हम लोग पुकार सकते हैं, कौन? मोंटफोर्ड सुधार। क्योंकि आप जानते ही हैं 1919 में जो एक्ट जो आई थी, उस एक्ट का क्या नाम था? मार्लो मिंटो सुधार। तो इसको मार्लो मिंटो सुधार समिति भी कह सकते हैं। या ध्यान रखिएगा, देखिएगा, दो एक्ट है, ठीक है। अब देखिएगा, ये दो एक्ट है, एक 1919 का एक्ट और एक 1909 का एक्ट। तो 1909 क्या कहता है? मार्लो मिंटो सुधार। क्या कहता है? मार्लो मिंटो सुधार। लेकिन 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? या मोंटफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं। क्या आपको? मोंटफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं। ध्यान रखना है, स्थापना 1921 किस अधिनियम या एक्ट के द्वारा? 1919 के द्वारा। 1919 का जो एक्ट है या जो अधिनियम है, वो किस नाम से जाना जाता है? वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। लोक लेखा जो समिति होता है, उसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ये भी कह सकते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं, या मोंटफोर्ड सुधार भी आपको कह सकते हैं। लेकिन इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है, वो कितना होता है? आपको इसमें तो सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितना? आपको 22। लेकिन 22 में कैसे? सही है। आपको 15 को लोकसभा का सदस्य होता है और 7 को आपको राज्यसभा का सदस्य होता है। तो आप बताइए, इसमें कोई कैबिनेट मंत्री का मेंबर होता है क्या? नहीं, इसमें कोई भी कैबिनेट मंत्री का मेंबर नहीं होता है। सामान्य जो सांसद जो जीत कर जाता है यानी लोकसभा से, उसी को इसमें मेंबर बनाया जाता है। यानी 15 को लोकसभा का और 7 को आपको राज्यसभा का, टोटल मिलाकर कहेंगे तो कितना? लेकिन भारत में कोई संसदीय समिति ऐसा नाम बताए जो भारत में सबसे प्राचीन हो। जम्मू का संसदीय समिति में कोई ऐसा नाम बताए जो सबसे प्राचीन हो ना। कोई संसदीय समिति में अगर सबसे प्राचीन अगर समिति है, देखिए ना, ये कैसे में आया है? कब आया? अब प्राकलन समिति तो 1950 में आया। तो पहले 1921 होता है कि 1950? तो सबसे प्राचीन अगर कहेंगे कोई समिति होता है, वह भारतीय संसद का कौन सा समिति? तो लोक लेखा समिति। लेकिन लोक लेखा समिति जो अस्थाई समिति होता है या अस्थाई समिति? अस्थाई। कभी भी लोक लेखा समिति को क्या भंग किया जा सकता है? नहीं। तो नहीं भंग होगा तो वह अस्थाई समिति होगा कि अस्थाई? इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, इसका सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? आपको 1 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। लेकिन ये जो लोक लेखा समिति होता है, इसका काम क्या होता है? सही है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा हम लोग एक टर्म आगे बढ़ेंगे। सीएजी का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका नियुक्ति करने का काम किसको होता है? आपको राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। लेकिन इसका जो कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है? सही है। आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष पूर जाए, अब 65 वर्ष नहीं पूरे तो भी क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। अब 65 वर्ष पूर जाए और 6 वर्ष नहीं पूरे तो भी क्या होगा? रिटायर। यानी दोनों में से कोई एक अगर हो जाता है पूरा, तो समझ जाइए अवकाश ग्रहण कर लेगा कौन? लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसा पद है जो एक बार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो दोबारा सरकार के किसी भी पद पर दोबारा नहीं बैठ सकता है या दोबारा नहीं आ सकता है। तो हम लोग इससे जो रिलेटेड है, आप क्या करता है सो कहिए। शिव चर्चा करता है। हाँ, अच्छा सुनिएगा। हाँ ठीक है। केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को जो दिया जाता है खर्च ना, तो ये पूछती है ये संस्था कि आपने जो रुपया दिया गया यानी 100 रुपया दिया गया, तो 100 रुपया में आप किस किस मद पर खर्च किए हैं? अगर खर्च किए हैं तो कितना कितना खर्च किए हैं, और करने के बावजूद रुपया बचा कि नहीं बचा। तो एक घोटाला तो हो ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेता का जो पेट है ना बहुत बड़ा है। हाँ, तो आप देखेंगे 5 साल के लिए बनता है। आप जानते हैं कोई नेता 5 साल के लिए बनता है
लेकिन 7 खानदान के लिए फिर गरीबी नहीं आता है। तो बताइए 5 साल में कितना पामर है ना। और जितना वेतन भाता इसको दिया जाता है उतना तो इसको टोपी और लुंगी ये सब जो होता है गमछा इसी में खर्च हो जाता होगा। तो बताइए रुपया आया कहां से? तो वही फंडिंग ना मारता होगा ना। तो देख लेंगे। हाँ, तो जो आपको केंद्र और राज्य के बीच जो रुपया दिया जाता है केंद्र सरकार में, उसी को वह क्या करता है? लेखा परीक्षण का काम करता है। तो लेखा परीक्षण का जो काम करता है वह केंद्र का करता है कि राज्य का करता है कि दोनों का करता है? हाँ सही है, केंद्र और राज्य दोनों का लेखा परीक्षण करता है। अब यह रिपोर्ट तैयार कर लेगा कौन? अब यह चल दिया आपको। हाँ, वो तो होगा। राष्ट्रपति कोई भी बिल आए तो जब तक उनका सिग्नेचर नहीं होगा वो अंतिम रूप से पारित नहीं माना जाता है। माने बुढ़ाऊ का सिग्नेचर अनिवार्य है। हाँ, जरूरी है। भले भारतीय संविधान में काम तो उनका कोई है नहीं, लेकिन कहिएगा बिना उनके हस्ताक्षर से काम भी नहीं होता। तो देख लेंगे यह जो रिपोर्ट जो तैयार करती है अब उसका जांच कौन करेगा? भले राष्ट्रपति तक जाता तो जरूर है, उनका हस्ताक्षर होता है, लेकिन इसका जांच कौन करता है? सही है। भले केंद्र और राज्य का वित्तीय संसाधन का जो खर्च होता है उसका जांच करता है सीएजी, और सीएजी का जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। कौन करता है आपको? लोक लेखा समिति। लेकिन लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, हाँ, पहले हमको बोलने दीजिएगा, ठीक है। हाँ, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह किसको बनाया जाता है? सही है, लेकिन पहले जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कोई विरोधी पार्टी का नहीं बनता था। यह व्यवस्था हम लोग कब सीखे? इसके बाद 1967 के बाद, यानी 1967 तक आपका विपक्षी पार्टी नहीं बनता रहा। विपक्षी पार्टी इसका सदस्य बनेगा, यह निर्णय या व्यवस्था कब से शुरू किया गया? 1967 से किया गया। लेकिन इसके जो अध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष का नियुक्ति करने का काम कौन करता है? इसका जो अध्यक्ष होता है, किसका अध्यक्ष? लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसके अध्यक्ष का नियुक्ति करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी स्पीकर। कौन है आपको? स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लोक लेखा जो समिति है बाद में इसको विपक्ष का पार्टी ही बने, ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? आप बताइए, आप बताइए। हाँ, अब हमको बोलने दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। सुनिएगा, अगर कोई सत्ता पक्ष हो जैसे बीजेपी, अब बीजेपी ही खर्चा का कुबेर का खजाना अपने पार्टी को दे दे, तो बताइए अगर उसका पैसा का दुरुपयोग होगा तो अपने ही पार्टी का नाम कोई उजागर करेगा भ्रष्टाचार में? कभी नहीं करेगा। क्योंकि अगर बीजेपी का कैंडिडेट का अगर छवि खराब होता है किसी मेंबर का, तो वह छवि बीजेपी का ही खराब होगा। उंगली किस पार्टी पर उठेगी? तो बीजेपी पर। तो हुआ कि जो पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और उसी पैसा के खजाना के जांच करने का, यानी चोर का खजाना का चोरे जांच करेगा तो पता चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए खजांची का जो जांच होना चाहिए वह ईमानदार आदमी करना चाहिए कि चोर आदमी? ईमानदार। तो ऐसे माना जाता है कि सत्ता पक्ष में जो है वो चोर माना जाता है भारतीय संविधान के अनुकूल। जो विपक्ष, चोर मौसेरा भाई तो होता ही है। तो इसको विपक्ष के इसलिए बताया गया ताकि इसमें जो दुरुपयोग किया गया हो पैसा का ना, तो उसको वह उजागर करने का काम करे और सत्ता पक्ष उससे क्या हो? डरे। क्या अभी अधीर रंजन देखिए, विपक्ष के पार्टी का जो अधिकार जो होता है ना वो 10% होता है। हाँ, ठीक है, 1/10, ठीक है, वही बात हुआ। ठीक, तो वही हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें तो बीजेपी तो सफाया कर दिया, ठीक है। तो नहीं रहा तो मान लिए जाए विपक्ष में अगर कोई बैठने वाला नहीं हो
हाँ, तो नियम संविधान में है कि मान लिया जाए विपक्ष में बैठने का तो अधिकार नहीं है, तब भी चाहे विपक्ष में बैठने का अधिकार नहीं है तो सत्ता पक्ष कोई भी क्रियाकलाप करेगा और उसमें किंतु परंतु नहीं होगा तो क्या देश का विकास होगा? आप ही जो इस चीज को आप अपनाए हैं, सारा चीज पढ़ चुके हैं ना, लेकिन अभी जो हम करा रहे किंतु परंतु ना, तो ये नहीं होगा तो आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वह मजबूत होगा। आप एग्जाम में भी जाएंगे तो लगेगा ए मारे कि बी मारे कि सी मारे कि डी मारे, यानी सोचने में भी कभी कभी आपको 5 मिनट का वक्त ले जाता है। हाँ, हो सकता है आप मार भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ छोड़ देते हैं। अच्छा तो ओए देखिएगा आपको तो होता क्या है कि सत्ता जो पक्ष जो होती है वह अपने मन से उसको विपक्ष का मान्यता दे देती है। भले संवैधानिक मान्यता तो नहीं होती है, लेकिन आमतौर पर सत्ता पक्ष उसको क्या करती है, बैठने का अधिकार दे देती है। लेकिन जो ज्यादा पावर होना चाहिए, जो 10% से ऊपर जो रहता है उसका पावर विपक्ष में, और 10% जो कम होता है उसका पावर, दोनों में किसका अंतर हो जाता है? आसमान और जमीन का हो जाता है। इस समय जब 10% से ऊपर रहेगा तो लाउड स्पीकर का आवाज रहता है विपक्षी का ना, और 10% से कम है तो हारमोनियम जैसा आवाज लगता है ना, हाँ थोड़ा मजबूती में रहता है ना। ये आपका लोक लेखा समिति, ना ठीक है ठीक है। ये देखिएगा प्राकलन समिति ना, इस सरकार का इसका भी काम है कि आपको पैसा दिया गया है तो कहां कहां खर्च हुआ है, और इसका मकसद रहता है कि ज्यादा पैसा सरकार का खर्च न हो। यानी कहने का कि सरकार किसी काम के लिए अगर 10 रुपया दी है, वहां कितना खर्च नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब भी देखने का काम या लेखा परीक्षण का काम कौन करता है? इसीलिए आप सुने होंगे कि लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? प्राकलन समिति को कहा जाता है। और आमतौर पर प्राकलन समिति को आकलन समिति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये भी जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष, उसका नियुक्ति करने का काम कौन करता है? इसका भी नियुक्ति काम वही जो लोक लेखा समिति का, यानी इसके अध्यक्ष का कौन? लोकसभा अध्यक्ष। आपको अब ये नाम बताए हैं कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और इसका भी आपका अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। यह आपको अस्थाई सदस्य होता है कि अस्थाई होता है? क्या होता है? अस्थाई होता है। इसको भी आप भंग नहीं कर सकते। तो आम तौर पर इसको भी कहेंगे अस्थाई सदन कि अस्थाई सदन। इसका भी जो मेंबर होता है, इसका भी जो मेंबर होता है, इसका सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको 1 वर्ष। लोक लेखा समिति के भी सदस्यों का कार्यकाल, वो भी अस्थाई सदन, ये भी अस्थाई सदन। हाँ, लेकिन इसमें जो होता है सदस्यों का कितना मेंबर होता है? कितना होता है? 30 मेंबर होता है। लेकिन इसमें कितना लोकसभा का और कितना राज्यसभा का? यानी टोटली, यानी कहने का कि सारा का सारा लोकसभा का ही सदस्य होता है, इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जबकि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य होता है। 15 गो लोकसभा का और 7 गो राज्यसभा का, कुल मिलाकर उसमें कितना? 22। जबकि इसमें 30 सदस्य तो जरूर होता है।
लेकिन एक भी आपको राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यानी टोटल किसका सदस्य होता? लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन इसमें जो लोकसभा का जो 30 का 30 जो सदस्य होता है, अगर यही आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि भारतीय संसद का सबसे बड़ा समिति कौन होता है ना, भले यहां देख लेंगे थोड़ा बड़ा और प्राचीन दोनों, भले आपको हम अभी बताए हैं कि भारतीय संसद का सबसे प्राचीन समिति कौन है, तो आपको कौन? लोक लेखा समिति। कौन है आपको? लोक लेखा समिति, जो भारत का सबसे प्राचीन समिति है। जबकि भारतीय संसद का सबसे बड़ा समिति कौन है? तो आपको प्राक्कलन समिति। लेकिन प्राक्कलन समिति का जो स्थापना किया गया वह कब? सही है, आपको प्राक्कलन समिति का जो भले आपको लोक लेखा समिति का स्थापना 1921 में, लेकिन किस एक्ट के द्वारा? 1919 का एक्ट के द्वारा। लेकिन इसका स्थापना कब? लेकिन किस महान व्यक्ति के सिफारिश पर इसका गठन करने का आपको आदेश दिया गया, यानी सुझाव कौन व्यक्ति दिया? भीमराव अंबेडकर? नहीं, आपका वह वित्त मंत्री थे, गणतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद वित्त मंत्री। कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे आपको? जॉन मथाई। हाँ, कौन आपको? जॉन मथाई। यानी कहने का कि प्राक्कलन समिति का जो स्थापना 1950 में जो किया गया, इसके स्थापना करने का सुझाव किस व्यक्ति द्वारा दिया गया? तो आपको किसके द्वारा? तो आपको जॉन मथाई। जो जॉन मथाई पहले किस पोस्ट पर थे? आप लोग तो जानते ही हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री सनमुख सेठी, यानी स्वतंत्र भारत यानी 1948 कह रहा है कोई है, भल न कले गणतंत्र और स्वतंत्र दोनों हुआ था। तो स्वतंत्र भारत यानी 1947 में जो वित्त मंत्री बना वो कौन? हाँ, वही आर.के. सनमुख सेठी। जबकि गणतंत्र भारत यानी गणतंत्र भारत या 1950 का जो वित्त मंत्री बना वो कौन? यही आपको कौन? जॉन मथाई। हाँ, वाह रे वाह, बहुत अच्छी। आप पहले बताइए कि वित्त आयोग का काम होता क्या है? सही है, आपको केंद्र और राज्यों के बीच आप जानते ही हैं कि विभिन्न आयोग द्वारा केंद्र सरकार का राजस्व जाता है। मान लिया जाए केंद्र सरकार के पास 100 रुपया का राजस्व आया, कितना? अभी ना कहिएगा कि बहुत कम है, तो ध्यान रखिएगा 100 रुपया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको आया है, कितना 100 रुपया आए। अब हाँ, आते अब ये 100 रुपया में आपको कितना आपको स्टेट का होगा और कितना आपको सेंट्रल का होगा। यानी कहने का अर्थ कि इसमें जो हिस्सा जो होगा 100 रुपया में, वह केंद्र सरकार को कितना होना चाहिए और राज्य सरकार को कितना होना चाहिए। इसी दोनों के बीच में जो रेशियो बनाया जाता है कि किसको कितना दिया जाए, यह आपको कौन करता है? यही आपको फाइनेंशियल कमेटी। यानी कहने का कि 100 रुपया अगर आमदनी होता है, यानी सरकार का जो आमदनी होगा
उसमें राज्य सरकार का क्या अनुपात होना चाहिए और केंद्र सरकार का क्या अनुपात होना चाहिए, और उसी अनुपात का जो रेशियो जो तैयार करता है कि 100 रुपया में किसको कितना मिलना चाहिए, यह तय करने की जिम्मेवारी किसकी है? वित्त आयोग। लेकिन वित्त आयोग का जो गठन करने का जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है? सही है, आपको वित्त आयोग का जो गठन करता है आपको वो किसका अधिकार है? तो आपको राष्ट्रपति का अधिकार होता है। वित्त आयोग का गठन करने की जिम्मेदारी है। लड़का सो गया। अब समझ जाइए, इस उम्र में जो सोएगा जिंदगी बड़ा कष्ट में बीतेगा। मेरा एक बात याद रखिए, कम से कम 30 बरस तक मत सोइए। ये जो उम्र होता है लड़ने का उम्र होता है, और इसी में आप अपने विराम अवस्था में अगर जिंदगी कर दिए तो समझ जाइए आगे क्या होगा। इसलिए कम से कम इतना उम्र में तो जरूर आप जगह बना कर रखिए। तो हमको यह विश्वास है कि मरने दम तक आपको किसी तरह का भविष्य में कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते 30 बरस तक जरूर याद रखिए। कुछ मामला में उम्र अगर सही भी है तो कुछ मामला में उम्र खतरनाक भी है ना। तो थोड़ा इस जो है रेड लाइन पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। कितना उम्र? हाँ। तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया, जो वित्त आयोग का, यह संवैधानिक पद है कि सांविधिक है? ध्यान रखिएगा, एक सांविधिक होता है, एक होता है। आपको लगेगा कि दोनों एक ही शब्द है, लेकिन शब्द एक नहीं है। सांविधिक माने कहने का कि मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसमें इसका वर्णन नहीं है, और संविधान में जिसका वर्णन होता है उसको क्या कहते हैं? तो आप बताइए, वित्त आयोग सांविधिक है या संवैधानिक? सही है, आपको संवैधानिक। तो जब संवैधानिक होगा तो इसके लिए कोई अनुच्छेद होगा या नहीं? यानी वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 में। किस अनुच्छेद में इसका गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 में। लेकिन इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? कितना होता है? कहने का अर्थ कि हम 5 लिख सकते थे, लेकिन 1+4 लिखने का क्या औचित्य है? यानी 1 अध्यक्ष होगा और 4 आपका सदस्य होगा। यानी 1 अध्यक्ष होगा और 4 क्या होगा? सदस्य होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अध्यक्ष के अलावा कितना सदस्य होगा? 4। ठीक है। अध्यक्ष सहित कुल कितना सदस्य होगा? 5। कुल कितना सदस्य होगा? 5। इस टर्म पर थोड़ा ध्यान देना है। तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी टोटल मिलाकर अगर बात कहेंगे तो कितना? 5। लेकिन वित्त आयोग का जो गठन किया गया ना, वित्त आयोग का जो गठन किया गया वह कब किया गया? हाँ सही है। हाँ, आवाज ज्यादा लगता है, इधर दही चिवड़ा का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है। तो देखिएगा, वित्त आयोग का गठन, यानी वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1951। कब किया गया? 1951 में आपको वित्त आयोग का गठन किया गया। लेकिन वित्त आयोग जो है आपको अभी वर्तमान में वित्त आयोग का कौन सा सेशन है? कैमा? 15वां। कौन सा सेशन है? तो आपको 15वां सेशन है। लेकिन 15वां सेशन क्या है?
ना ना, मतलब इसका सेशन कब से कब तक? पहले 20 से 25 था। क्या था आपको? 20 से 25, लेकिन कोरोना के कारण 1 साल बढ़ा दिया गया। अगर यही आपसे पूछेगा कि 15वां वित्त आयोग का सेशन, तो 20 से 25 न कह के हम लोग क्या करेंगे? 21 से 26। तो क्या लिख देंगे? 21 से 26। क्या हो गया आप सेशन? 15वां वित्त आयोग का सेशन कितना था? 20 से 25। लेकिन 15वां वित्त आयोग का सेशन कब से कब तक है? तो 21 से 26। आते हैं। सही है आपका, ध्यान रखिएगा। हम लोग का जो राष्ट्रीय 7 बजे सब सो जा रहा है, देखिए ना। ओह, ओह। थोड़ा सुनिए, अभी 7 बज रहा है। 7 बजे अगर मान लिया जाए आप आंख बंद कर रहे हैं, तो 7 बजे के बाद क्या होगा? तो हाँ हाँ, अब मान लिया जो क्वेश्चन कहेंगे वो आप सुनबे नहीं कीजिएगा। खान सर पढ़ाए होंगे वो लिखबे नहीं कीजिए, समझे भी नहीं कीजिए। कहाँ पढ़े थे खान सर से? तो उनका भी नाम प्रतिष्ठा जाएगा, हम लोग का भी नाम प्रतिष्ठा जाएगा। आपका रिजल्ट नहीं होगा तो तो हम लोग का जो राष्ट्रीय, पानी उनी मारते रहिए। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का जो राष्ट्रीय झंडा है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय ध्वज कौन है? क्या नाम है? ना, तो ये जो तिरंगा है, लेकिन ध्यान रखिए, तिरंगा में कितना कलर? नाम है तिरंगा, यानी 3। यानी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितना रंग? ध्यान रखेंगे। ओ, मिट गया। ध्यान रखिएगा, भले तिरंगा में कितना कलर, तो 3 है, 3 है ना, 3 कलर। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज या झंडा में कितना कलर? आप तो जानते ही हैं, ये कौन? केसरिया, सफेद, हरा, यही है ना। तो आप इसको सजाइए, इसको आरोही क्रम में सजाइए आप। अच्छा, आरोही क्रम क्या होता है? घटते क्रम, बढ़ते क्रम, तो ऐसा ही है। और चलिए, यानी बढ़ते क्रम जो होगा वह सही है। यानी अगर कोई बढ़ना कहेगा तो नीचा से कि ऊपर से? नीचे से। तो ये आपको बढ़ना हो गया, तो आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले कौन, उसके बाद और उसके बाद। अवरोही, यानी घटते क्रम। अब इसको सजाइए, यही है ना। सबसे पहले
सेकेंड में, थर्ड या सबसे? ठीक है। अब जे हाँ 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 हाँ, तो सुनिएगा, ये जो आपका चक्र है, क्या है आपको? चक्र। तो ये जो आपका चक्र है, इसका रंग कैसा होता है? ना, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐसा रंग दे देता है जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वो कैसा भी दे, हम लोग का आंसर कैसे हो नंबर आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट प्राथमिकता हम लोग किसको देंगे? गहरा नीला, या जिसको आप हाँ, या नेवी। ध्यान रखिए, फर्स्ट प्राथमिकता, सेकेंड प्राथमिकता और तीसरा प्राथमिकता। सागरीय नीला है, इसमें थोड़ा डीप कलर होता है। आई जो सागरीय नीला होता है थोड़ा हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। तो अगर ये सब ऑप्शन नहीं है तो हम लोग किसको मार देंगे? ऐसे अगर सब रंग हो तो प्राथमिकता के अनुसार कैसे मारेंगे? लेकिन ये जो चक्र होता है, चक्र, इसका अर्थ क्या होता है? प्रगति। क्या होता है आपको? प्रगति ना। चक्र का अर्थ होता है आपको प्रगति होता है ना। लेकिन इस चक्र में जो तिल्लियों की संख्या होती है, यानी स्पोक्स या तिल्ली, क्या होता है? स्पोक्स या तिल्ली की संख्या कितना? आपको 24। लेकिन 24 जो तिल्ली है या स्पोक्स है, वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? दिन और रात का। किसका करता है? दिन और रात का। तो दिन रात में कितना घंटा? 24, यानी 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात, यानी यह 24 घंटा का प्रतिनिधित्व करता है या दिन रात का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? तिल्ली या आपको स्पोक्स। लेकिन ये तिल्ली जो स्पोक्स है, इससे पहले क्या था? जब गांधी जी खुश होते थे तो इनाम देते थे, क्या? यानी चक्र से पहले आपको इस पर किसका प्रतीक चिन्ह? कलर हूबहू वही था 3 जो आज भी है, लेकिन जो प्रतीक चिन्ह जो है चक्र के जगह पर पहले क्या था? चरखा था। तो वहां जो चरखा था, इसका क्या अर्थ होता था? आत्मनिर्भर। क्या था आपको? आत्मनिर्भर। भले इसका अर्थ तो जरूर प्रगति होता था ना, लेकिन इसका अर्थ क्या होता था? आत्मनिर्भर। लेकिन आत्मनिर्भर जो होता है किसी एक क्षेत्र को दर्शाता है, लेकिन चक्र या प्रगति जो होता है वो उसका सर्वांगीण विकास को दर्शाता है। तो आप बताइए तत्काल बेहतर कौन हुआ? तो ये आपको कौन? ये सभी क्षेत्रों में विकास को दर्शाता है ना। आप ही पढ़ने में रहिएगा, रिजल्ट सही आएगा तो हम कहेंगे लड़का प्रगतिशील है कि ये लड़का चरखा है, प्रगतिशील है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, सर माने सर्वांगीण विकास यानी चक्र। आर्थिक जो निर्भरता होता है ना, वो आपको कौन? चरखा। लेकिन चरखा को हटाकर चक्र कर दिया गया कब? आप लोग को बताए हैं कि झंडा को कब स्वीकृत किया गया? यानी झंडा को भी कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947।
और चरखा हटाकर चक्र भी कब कर दिया गया? तो 22 जुलाई 1947। आए देखिए, हाँ वो सब नेता सबका टिप्पणी है कि आजादी 14 में हुआ, 15 में है। हम लोग आजादी 1947 में ही समझेंगे। हाँ 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 हाँ, देखिएगा, सुनिएगा। अब जो हम लोग केसरिया पर जो आए थे, केसरिया जो सबसे ऊपर वाला रंग होता है, इसका अर्थ क्या होता है? सही है, जागृति, सौर ना, जागृति, सौर और आपका बलिदान। जागृति, सौर और बलिदान। एक बार और बोला, जागृति, सौर और बलिदान, त्याग, ये सब। जागृति, सौर, बलिदान, त्याग, ये सब किसका प्रतिनिधित्व? शांति और समर्पण, यानी सफेद रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? शांति एवं समर्पण, शांति एवं समर्पण। हाँ ना, हाँ हरियाली। हाँ, ध्यान रखिएगा, हरियाली जो है यानी आर्थिक संपन्नता या आर्थिक विकास। आर्थिक संपन्नता या आर्थिक विकास, और उसी को हम लोग आमतौर पर हरियाली भी कहते हैं ना। तो आपको किसका सूचक? आर्थिक संपन्नता या हरियाली का सूचक है कौन? हरा। हाँ, ह से हरियाली, ह से हरा। ठीक है, इधर आइएगा। हाँ, ट्रिक का कोई नियम कानून नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे याद हो जाए। तो जीएस तो समुद्र है ही। हाँ हाँ हाँ, तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले आपको झंडा कहाँ फहराया गया? कलकत्ता में। सही है आपका। थोड़ा इस पर ध्यान रखना है। एक तो झंडा सबसे पहले यानी हाँ हाँ आ रहे हैं, वहीं आइए रहे हैं हम। हाँ, एक भारत, सुनिए, भारत में प्रथम बार झंडा कहाँ फहराया गया? और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि विदेश में प्रथम बार झंडा कब फहराया गया? तो हम लोग थोड़ा भारत के तरफ से आएंगे ना, ना आए। अब बुझाया? अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक पारसी बाजार का नाम सुने होंगे। ये पारसी बाजार कहाँ था? कलकत्ता। कहाँ था आपको? पारसी बाजार ना। अभी ना कहिएगा कि कोलकाता होता है। हाँ, तो ये जो है आपको सबसे पहले भारत में अगर झंडा फहराया गया तो कब? 1906 में। कहाँ? पारसी बाजार कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। जबकि विश्व में सबसे पहले कहाँ फहराया गया? हाँ मैडम,
भिखाजी कामा। यानी कहने का कि सबसे पहले विदेश में अगर कोई झंडा फहराई तो कौन? मैडम भिखाजी कामा। कब? 1907 में। किस देश में? जर्मनी के किस जगह पर? स्टुअर्टगार्ड। कौन है आपको? स्टुअर्टगार्ड। अब यहाँ क्वेश्चन दो तरफ क्वेश्चन आ जाएगा। एक उस समिति द्वारा हुआ था, कमिटी। उसके बाद पिंगाली। यहाँ दो क्वेश्चन, फिर दो नाम आएगा, एक पिंगाली बकैया और दूसरा मैडम भिखाजी कामा। अब ये दोनों के बारे में समझेंगे। मैडम को पहले लिखिए। ध्यान रखिएगा, एक पिंगाली बकैया और मैडम भिखाजी कामा। आप ये दोनों से क्वेश्चन बताएं, किसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरा भी कुछ सुनिए। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का प्रारूप का डिजाइन कौन दिया, तो सबसे पहले यानी प्रथम बार या सबसे पहले आपको डिजाइन या प्रारूप या कॉन्सेप्ट कौन दिया? तो मैडम भिखाजी कामा। लेकिन इस समय क्या था? चक्र न होकर क्या था? चरखा। बाकी कलर हूबहू जो अभी है वर्तमान में भी वही। अब आइएगा पिंगाली बकैया। ठीक है, पिंगाली बकैया यानी स्वतंत्र भारत के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय झंडा का प्रारूप या डिजाइन कौन दिया? पिंगाली बकैया। अगर कुछ नहीं कहे, प्रथम या सबसे पहले नहीं कहे कि सबसे पहले राष्ट्रीय, सीधे कहे कि ध्वज राष्ट्रीय तिरंगा या ध्वज का प्रारूप या डिजाइन कौन दिया? हाँ, अगर सर्वप्रथम या प्रथम नहीं है तो ए। अब प्रथम या सर्वप्रथम क्वेश्चन में लगा दे तो कौन? मैडम भिखाजी। हाँ 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 हाँ, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो मौलिक अधिकार है वह किसी भी कंडीशन में भारतीय जनता को यह उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, यह पहले इसकी संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितना? तो आपको वर्तमान में आपको कितना है? तो आपको 6, यानी पहले कितना और वर्तमान में कितना? 6। तो आप बताइए 7 से 6 कौन हो गया? सही है। यही ना? देख लेंगे आपका जो संपत्ति का जो अधिकार था, जब वो था तो 7 था, अब नहीं है तो 6 ना। तो अब संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तो कैसी अधिकार है? सही है। अब आपको पहले जो है मौलिक अधिकार थी, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो अब कैसी अधिकार है? यानी संपत्ति का आपसे अगर कोई छीन झपट करता है तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। यही कहने का अर्थ की कानूनी अधिकार। लेकिन ये जो कानूनी अधिकार है, पहले जब मौलिक अधिकार थी तो किस अनुच्छेद में वर्णन था?
सही है आपको 19 के एफ। ठीक है ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, वही हुआ ना? ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना, होता है कभी कभी। हम लोग भी पढ़ते थे तो उस समय जो याद रहता था लगता था कि वह सही होगा, थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं खिसकते थे। तो दिमाग में जो कॉन्सेप्ट जो एक बार गड़ जाता है ना तो वही याद रहता है। भले आप बाद में देखेंगे अरे 6 तब 6 होता है तो लगता है कि ये सही। हाँ 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 आए ध्यान रखिएगा। हाँ, ते 19 के एफ में पहले की अभी पहले ध्यान रखिएगा। संपत्ति के अधिकार जब पहले मौलिक अधिकार थी तो उस समय 2 अनुच्छेद में इसका वर्णन था। अब दोनों अनुच्छेद बताएं, एक 19 के 6 और एक आपको 31, ये दोनों में आपका वर्णन था। अब मौलिक अधिकार नहीं होकर आपका कानूनी अधिकार है। तो आप बताइए कानूनी अधिकार कौन सा अनुच्छेद में? हाँ, ये एक ही बात हुआ। देखिए अभी 300 के क या ए एक ही बात हुआ। ध्यान रखिए, कहीं अगर ये शब्द हो, क हो, ए हो या एक हो ना, ये सब एक ही होता। हाँ, तो ध्यान रखेंगे पहले 19 के एफ और 31 में वर्णन था जब मौलिक अधिकार थी तब। लेकिन अब मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार है तो किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? अनुच्छेद 300 के क या 1 या ए। हाँ, लेकिन किस संविधान संशोधन, पहले तोरा क्वेश्चन को समझिएगा ना। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार दे दिया गया? ना, एक था 42वां संविधान संशोधन 1976। ये क्या था? 44वां 2 बढ़ेगा तो इसमें भी 2 बढ़ जाएगा, यानी 42 और 2 44 और 76 और 2 78। ठीक है, मैथ भी आप लोग का सही है। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, कैसी कानून है? तो आपको कानूनी अधिकार है। लेकिन मौलिक अधिकार का जब अगर हनन होगा, यानी 6 आपका जो फैसिलिटी दिया गया है वह, हाँ, यह फैसिलिटी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं, ले सकते हैं। आ रहे वहीं आइए रहे हम ना। हाँ, तो देख लेंगे क्वेश्चन में कुछ हो ना पूछ देता है। अब यही लिख देगा वाद योग्य है कि नहीं है। देखिएगा, वाद योग्य जो होता है यहां ध्यान रखिएगा। वाद कहने का अर्थ कि अगर इसका फैसिलिटी नहीं अगर मिलती है तो आप न्यायालय या कानून का सहारा ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं। तो ले सकते हैं तो वाद योग्य है या नहीं है? तो कौन मारे ऊपर नीचा वाला में? वाद योग्य है। कानून का सहारा आप नहीं ले सकते हैं, यानी वह फैसिलिटी आपको मिले या ना मिले,
उसके लिए कोई भी जनता न्यायालय का सहारा नहीं ले सकती, उसको क्या कहेंगे? वाद योग नहीं है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्पर आएंगे तो आएगा। हाँ हाँ, अभी हम लोग इधर ही रहते हैं। हाँ हाँ, ध्यान रखिएगा। तो अब जो है आपको मौलिक किस कंडीशन में दुरुपयोग होने पर रीट जारी किया जा सकता है? सही है, ध्यान रखिएगा। एक मौलिक अधिकार ही ऐसी अधिकार है जिसके लिए आप रीट जारी कर सकते हैं, बाकी किसी अधिकार के लिए आप रीट जारी नहीं कर सकते। किसके लिए रीट जारी कर सकते? तो मौलिक अधिकार के लिए। तो आ रहे तो रीट जारी, ऐसा कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए, किसी चीज का जो गुण होता है ना, वह अगरबत्ती के सुगंध की तरह होता है ना। यहां जलाइए सुगंध देगा वहां, यहां जलाइए सुगंध देगा वहां। वैसे ही आप में अगर किसी तरह का गुण है तो वह दिखने लगता है। जैसे आप क्रिकेटर हैं तो आप मैच देखते होइएगा, तो आप लोग उस दौरान अगर कोई क्रिकेट खेलता है ना, गांवों में खेलता हो, उस सचिनो तेंदुलकर के चैलेंज दे देता है ना, ऐसे नहीं मारना चाहिए, इसको ऐसे मारता तो ठीक होता ना, कहता है ना। अब पता चलता है कि उसी व्यक्ति को अगर बैट पकड़ा दिया जाए ना, तो उससे भी वही होगा जो अगला करता है। तो ध्यान रखिएगा। तो रीट जारी करने का अधिकार किसको किसको होता है? सही, आपको सही है। रीट जो है मौलिक अधिकार को बचाने के लिए रीट जारी करने का अधिकार किसको होता है? न्यायालय को होता है। तो न्यायालय में भी कौन कौन, देखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया रहता है। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन में हाई कोर्ट दे दे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ना दे, आया सुनिए गड़बड़ाता कैसे, यही हम ले कर लेते हैं। आप मारिए सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा। उस समय आप, हाँ, उस समय होता है कि पढ़ने के बावजूद भी गलत लग जाता है। नहीं 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 नहीं, सुनिए 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 सुनिए, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। न्यायालय, भले न्यायालय में तो कोई भी आता है, वो बड़ा हो या छोटा हो, न्यायालय जरूर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह अधिकार सिर्फ दो ही न्यायालय को है। किसको किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। हाँ, तो न्यायालय में, हाँ, अगर यहाँ न्यायालय दिया है तो इसका ये अर्थ नहीं होगा सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, न्यायालय क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन। अगर यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे दे और तीसरा ऑप्शन में इनमें से दोनों, तो दोनों ना, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा? सही है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 ना। अनुच्छेद आपको 32 और अनुच्छेद 226, यानी सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 226 के द्वारा। पूर्ण विराम।